2014 चौधरी बीरेंद्र सिंह, 2015 हिमंत बिस्व शर्मा, 2016 एन बीरेन शर्मा और पेमा खांडू, 2017 रवि किशन, 2018 वाई पैटर्न, 2019 एस एम कृष्णा, 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2021 अमरिंदर सिंह, 2022 हार्दिक पटेल। दोस्तों, अभी आपने जिन चेहरों को देखा ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कहे जाने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस को छोड़ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने वाली इस लॉन्ग लिस्ट में यूं तो देश के बहुत से दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन सभी नामों के बीच एक ऐसा नाम भी है जिसके कांग्रेस छोड़ने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सोचा, वो नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के फैसले और राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान ने कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति को जग जाहिर कर दिया है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस को नेशनल और रीजनल लेवल पर मिली नाकामयाबी और जनता के बीच पार्टी की लगातार गिरती लोकप्रियता का सीधा सीधा कारण कांग्रेस पार्टी के अननेम्ड लीडर राहुल गांधी को बताते हुए गुलाम नबी आजाद ने अपने तीखे बयानों से एक के बाद एक राहुल गांधी पर अनेक निशाने साधे। 5 दशक से भी ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी के वफादार रहे 73 वर्षीय आजाद ने राहुल गांधी पर एक इनएफिशिएंट लीडर होने का और पार्टी के कंसल्टेटिव मैकेनिज्म को पूरी तरह डिमोलिश करने का इल्जाम लगाया। गुलाम नबी आजाद के इन बयानों के बाद जहां एक तरफ अब तक 50 से भी ज्यादा कांग्रेस मेंबर्स पार्टी को छोड़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत समेत पार्टी के कुछ दूसरे दिग्गज नेता आजाद के इन बयानों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इन सभी वाद विवादों के बीच पार्टी के वर्तमान और भविष्य को लेकर एक्सपर्ट्स द्वारा अलग अलग प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो 1885 में एओ ह्यूम द्वारा स्टैब्लिश की गई इस पार्टी का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। पार्टी ने 28 अक्टूबर 1951 को अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, जब पार्टी ने आजाद हिंदुस्तान के पहले जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। वैसे तो सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और भारतीय संघ जैसी बहुत सी पार्टीज इलेक्शंस में अपनी किस्मत आजमा रही थी, पर हिंदुस्तानियों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 364 सीट्स पर मिली मैसिव विक्ट्री इस बात का सबूत थी कि उन दिनों देश की आम जनता के दिलो दिमाग पर सिर्फ एक पार्टी का राज था। इसके बाद ईयर 1957, 1962, 1967 और 1971 में हुए इलेक्शंस में भी पार्टी को एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ जीत मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी को कभी आज से पहले किसी पॉलिटिकल टर्मोइल का सामना नहीं करना पड़ा। आजादी के बाद अपने 75 सालों के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को आज से पहले भी ऐसे बहुत से अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार पार्टी अपने पूरे विश्वास के साथ इन सभी चुनौतियों को दूर करने में कामयाब रही। उदाहरण के तौर पर 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई नेशनल इमरजेंसी के कारण 1977 लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को देश की जनता ने बहुमत से दूर रखा। लेकिन 1980 के लोकसभा इलेक्शंस में पार्टी ने फिर से इलेक्शंस में जीत के साथ ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान से कांग्रेस के अस्तित्व को खत्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन 2014 और फिर 2019 में मिली हार ने आज कांग्रेस को जिस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है, शायद इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपने पहले जनरल इलेक्शंस में 364 सीट जीतने वाली ये पार्टी साल 2014 में 44 और साल 2019 में 52 सीट्स पर ही सिमट कर रह गई। आज हालात कुछ इस प्रकार हैं कि देश के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही ऐसी जगह हैं जो कांग्रेस के कंट्रोल में है। एक ऐसी पार्टी जिसने पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में लोकसभा के 17 में से 11 इलेक्शंस जीते और आजाद भारत में सबसे ज्यादा समय के लिए सरकार बनाई, आज पॉलिटिकल बैटलफील्ड में अपने सर्वाइवल को खोज रही है। देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस आज पूरे इंडिया से वाइप आउट होने के कगार पर खड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच हुए 49 इलेक्शंस में से कांग्रेस को 39 इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा। वहीं इसी बीच पार्टी के 222 कैंडिडेट्स ने कांग्रेस को अलविदा कहकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लिया है और 179 मेंबर्स ने कांग्रेस को छोड़ राजनीति से ही संन्यास ले लिया है।
ऐसे में आज कुछ पॉलिटिकल पंडित्स गुलाम नबी आजाद वर्सेस राहुल गांधी एपिसोड को देखते हुए इस बात की अटकलें लगा रहे हैं कि शायद अब कांग्रेस अपने एंड गेम में पहुंच गई है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो डिस्कशन इस बात को तलाशेगा कि क्या पिछले कुछ सालों में लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर कम होते विश्वास के लिए सिर्फ राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं, या कांग्रेस की इस डाउनफॉल जर्नी के कुछ दूसरे पहलू भी हैं जिन्हें अभी तक न तो कांग्रेस पार्टी समझ पाई है और ना ही पॉलिटिकल पंडित्स। What went wrong with कांग्रेस? या फिर सबसे बड़ा सवाल, इज कांग्रेस डाइंग? चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी कारणों को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं जिन्हें शायद कांग्रेस के पतन के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक के अराउंड सवाल यूपीएससी जीएस2 के पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। रीजन नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कांग्रेस के साथ जुड़ी समस्याएं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की कम होती लोकप्रियता और एक के बाद एक सेंट्रल, रीजनल और लोकल लेवल इलेक्शंस में पार्टी को मिली हार का सबसे बड़ा कारण ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर पार्टी की कार्यशैली में आई कमी को माना जा रहा है। जहां एक समय पर कांग्रेस अपने पार्टी मेंबर्स और ग्राउंड लेवल वर्क के चलते घर घर और गांव गांव में अपनी पकड़ बनाए बैठी थी, वहीं पिछले कुछ सालों में इन सभी एरियाज में पार्टी की वर्किंग एफिशिएंसी में कमी आई है। बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज कांग्रेस जमीनी हकीकत से दूर है और देश के बदलते हुए माहौल को समझने में नाकामयाब है, या फिर कहें असक्षम है। ना कांग्रेस अपने नेशनलाइजेशन को रीइन्वेंट करने का प्रयास कर रही है और ना ही अपनी उन गलतियों को सुधारने का जिसने उसे अपने सपोर्टर से दूर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं आज पीएम मोदी जैसे स्ट्रॉन्ग और रिलायबल फेस के साथ बीजेपी लोकल लेवल पर अपने काम को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है। चाहे आज देश में सेंट्रल लेवल पर इलेक्शंस हो या म्युनिसिपल लेवल पर, बीजेपी के टॉप लीडर से लेकर पार्टी के आम वर्कर्स तक सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि रिसेंटली जब हरियाणा में म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए तो होम मिनिस्टर अमित शाह खुद हरियाणा विजिट पर गए। शायद यही वजह है कि जहां 2014 में बीजेपी की सरकार देश के 7 राज्यों में थी, वहीं 2022 में बीजेपी ने देश के 17 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। बीजेपी की ही तरह मिस्टर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली और पंजाब इलेक्शन से पहले ग्राउंड लेवल पर खूब जमकर काम किया और उसी का नतीजा था कि दिल्ली और पंजाब जैसे देश के सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स में कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ। ये पार्टी की लोगों के साथ कनेक्टिविटी में आई कमी का ही नतीजा है कि जहां इस पार्टी ने 1984 लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ उत्तर प्रदेश से 83 सीट्स जीती थी, वो 2019 में पूरे इंडिया से 60 सीट्स भी नहीं जीत पाई। 2014 के बाद साल दर साल एक के बाद एक सेंट्रल, रीजनल या लोकल लेवल पर मिली हार के बावजूद पार्टी ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और वर्किंग में कोई खास बदलाव नहीं किया। एक तरफ कांग्रेस ना तो नए वोट बैंक्स को अपने साथ जोड़ पाई और ना ही पार्टी ने अपने एग्जिस्टिंग वोट बैंक को बचाने का प्रयास किया। क्या जिस तरह बीजेपी ने तब सीएम रहे नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को बेस बनाकर इलेक्शंस कंटेस्ट किए, क्या ऐसा कोई भी मॉडल कांग्रेस अपने इलेक्शंस मैनिफेस्टो में नहीं इंक्लूड कर सकता था? ये एक बड़ा सवाल है और ऐसे ही अनआंसर्ड क्वेश्चंस ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। रीजन नंबर 2, पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स, पावर कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट। दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में कांग्रेस के डिक्लाइन होते पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट, पावर कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट को माना जा रहा है। ये डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसमैनेजमेंट इश्यूज पार्टी के सेंट्रल, रीजनल और लोकल लेवल्स तक देखने को मिल रहे हैं। साल 2014 के बाद इस तरह के अनेक पावर कॉन्फ्लिक्ट्स कांग्रेस पार्टी में नजर आए, जिसके चलते पार्टी की वर्किंग एफिशिएंसी पर गहरा असर पड़ा है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम कमलनाथ, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह और ऐसे अनेक पावर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स के चलते कांग्रेस अंदर ही अंदर कमजोर होती रही। जहां एक तरफ इन डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट के चलते मध्य प्रदेश जैसे राज्य से कांग्रेस को अपनी सत्ता खोनी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स का इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते कांग्रेस को छोड़ देने से पार्टी के वोट बैंक को डिवाइड कर दिया और पार्टी और भी ज्यादा कमजोर हो गई।
साल 2015 में कांग्रेस के नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस खेमा छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और बाद में बीजेपी ने उन्हें असम का चीफ मिनिस्टर बनाया। सिमिलरली साल 2016 में पेमा खांडू और एन बीरेन सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें बाद में बीजेपी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का चीफ मिनिस्टर बना दिया था। पावर कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल डिस्प्यूट्स की ही तरह पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट भी पार्टी के रिसेंट डिक्लाइन का कारण बनी। अगर वक्त रहते नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एपिसोड्स को एंड कर दिया जाता तो शायद आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को पंजाब से हटा पाना मुमकिन ही नहीं होता। वो कहते हैं ना कि गठरी तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन एक अकेली लकड़ी तोड़ना आसान होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो पार्टी खुद में स्टेबल नजर नहीं आती, उस पार्टी पे वोट के साथ ट्रस्ट करना आम नागरिक के लिए कठिन नजर आता है, और इसी का शिकार कांग्रेस भी हुई। दोस्तों, हमारे देश में होने वाले इलेक्शंस डोमेस्टिक समेत इंटरनेशनल मीडिया के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहते हैं। बहुत से इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स इंडियन इलेक्शंस को द ग्रेट डांस ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। हर डांस की तरह इस डांस में भी एक लीड आर्टिस्ट होता है। चाहे ऑडियंस हॉल की किसी भी सीट पर बैठी हो, उनकी आंखें हमेशा लीड आर्टिस्ट पर टिकी होती है। एक ऐसा हीरो जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी को रचा जा सके, जो अपने चार्म से लोगों को अपने घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ जाने पर मजबूर कर दे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के प्राइम एग्जाम्पल्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी करिश्मेटिक पर्सनालिटी से इंडियन मासेस को अट्रैक्ट किया और रिस्पेक्टिव इलेक्शंस में अपनी पार्टी को ताबड़तोड़ जीत दिलाई। जहां आजादी के बाद कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू जैसे एक डायनेमिक पॉलिटिशियन मिले, जिनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने 45% वोट्स के साथ 1951, 1957 और 1962 के कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस जीते और बहुमत के साथ सरकार बनाई। जहां देश में उन्हें चाचा नेहरू जैसे नामों से जाना जाता था, वहीं ब्रिटेन जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल भी उन्हें द लाइट ऑफ एशिया जैसे नामों से बुलाते थे। अपनी लॉन्ग पॉलिटिकल जर्नी में जवाहरलाल नेहरू के सामने बहुत से चैलेंजिंग इश्यूज आए, जैसे एंटी अनटचेबिलिटी, माइनॉरिटी राइट्स, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, लेकिन अपनी समझदारी और सूझबूझ से उन्होंने इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व कर कांग्रेस पार्टी की जगह हमेशा लोगों के दिलों में बनाए रखी। जवाहरलाल नेहरू के बाद पार्टी की बागडोर इंदिरा गांधी के कंधों पर आई और अपने पिता की ही तरह लाख मुसीबतों और उतार चढ़ाव के बावजूद इंदिरा गांधी ने अपनी निडर सोच और दूरदृष्टि से कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक गाड़ी को आगे बढ़ाया। मिड 1960s में जब पार्टी की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आई, तब देश पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से गुजर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने फियरलेस एटीट्यूड और फ्यूचरिस्टिक विजन से न सिर्फ देश को इस सिचुएशन से बाहर निकाला, साथ ही साथ उन्होंने लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद इंदिरा गांधी को अपनी रूथलेस पॉलिसीज के लिए जाना जाता था, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो या ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे डिसीजन। इंदिरा गांधी बिना किसी बात की परवाह किए अपने कल्पना के भारत का निर्माण करती रहीं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ट्रैजिक असैसिनेशन के बाद कांग्रेस ने राजीव गांधी को अपने नए प्रतिनिधि के रूप में चुना और महज 40 वर्ष की उम्र में उन्हें देश का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। आज जिस तरह राहुल गांधी की कमियों को लोग लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक इसी तरह के कुछ इल्जाम उन दिनों राजीव गांधी पर भी लगाए जाते थे। लेकिन अपनी लगन और अपने विजन से राजीव गांधी ने बड़े कम समय में घर घर में अपनी जगह बनाई थी। जहां एक तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिफॉर्म्स और यूएस के साथ बेहतर रिलेशन स्टैब्लिश करके उन्होंने अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस ऑफ माइंड को पेश किया, वहीं दूसरी तरफ मालदीव्स कू और श्रीलंकन सिविल वॉर में इंटरवेंशन के साथ उन्होंने अपने बेबाक साहस का परिचय दिया। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस कदर कांग्रेस की पॉपुलैरिटी में कमी आई है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ऐसे किसी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का ना होना बताया जा रहा है। हालांकि आज भी कांग्रेस के पास सचिन पायलट, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, गिरिजा व्यास, AK एंटनी जैसे बहुत से डायनेमिक और पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनमें से किसी के पास भी वो एबिलिटी है जो कांग्रेस का चेहरा बन सके? और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस खुद और कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप इनमें से किसी को भी कांग्रेस का चेहरा बनाने के लिए तैयार है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज कांग्रेस केवल राहुल गांधी के चेहरे पर ही डिपेंडेंट है या फिर रहना चाहती है?
सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई डायनेमिक पर्सनालिटी है जो नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर फेस के सामने पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनकर इलेक्शंस फाइट कर सके? क्या 130 करोड़ की आबादी में कांग्रेस ऐसा एक चेहरा ढूंढने में नाकामयाब है जो पीएम के अगेंस्ट खड़ा हो सके? शायद किसी कांग्रेस सपोर्टर के पास इस सवाल का जवाब हो ही ना। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस पार्टी को इलेक्शंस में मिली करारी शिकस्त का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि पार्टी कुछ एरियाज में ठीक से काम करने में विफल रही है। उनमें से दो सबसे मेजर एरियाज हैं इश्यूज को ना भुना पाना और दूसरा एक कमजोर मीडिया अप्रोच। दोस्तों, किसी महान फिलोसोफर ने कहा है कि फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज अ मस्ट, यानी एक रोबस्ट डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत होती है। एक ऐसा ऑपोजिशन जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज पर चेक एंड बैलेंस का काम करे, एक ऐसा ऑपोजिशन जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना और इन पॉलिसीज के नकारात्मक प्रभावों को जनता तक पहुंचा सके। 2014 और फिर 2019 इलेक्शंस में मिली हार इस बात की ओर इशारा करती है कि 2014 से 2019 के बीच कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी की इशू को बुझाने में कामयाब नहीं रही है, फिर चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो या आर्टिकल 371 का एबॉलिशन। कांग्रेस अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किसी भी इशू को यूटिलाइज नहीं कर सकी। और इसी बात से एक और बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या कांग्रेस इनमें से किसी भी इशू को सेंटर में रख के 2019 का इलेक्शन फाइट नहीं कर सकती थी? द इनफेमस किसान बिल के अलावा कांग्रेस ने किसी भी मुद्दे को लेकर 2019 के बाद कोई भी मैसिव रैली नहीं की। इन्हीं वजहों से जिस प्रकार 2014 इलेक्शन से पहले बीजेपी ने घर घर जाकर तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट की कमियों को जनता के बीच रखा और फिर उस वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया, ऐसा कोई आकर्षण देश की जनता के बीच कांग्रेस नहीं पैदा कर पाई। इसी तरह कांग्रेस के वीक मीडिया आउटरीच या कमजोर पीआर टीम का होना भी कांग्रेस की गिरती लोकप्रियता का बड़ा कारण बना। इसी बात को लेकर किसी ने खूब कहा है, whoever controls the media controls the mind। दोस्तों, आज के मॉडर्न एरा में इलेक्शन स्टेज पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू रन किए जाते हैं। अगर हम आज इंडिया में एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स की बात करें तो देश में 73 करोड़ से भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ एक क्लिक से लाखों करोड़ों वोटर्स तक पहुंचाने का सबसे इजी और कन्वीनियंट रास्ता प्रोवाइड कराता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात को जानती हैं। अपने कैंपेन्स को पब्लिक के बीच मोर अपीलिंग बनाने के लिए हर छोटी बड़ी पार्टी अलग अलग पीआर एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2015 से 2020 के बीच भारतीय जनता पार्टी का टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर ₹2000 करोड़ था, जिसमें से पार्टी ने अप्रोक्सीमेटली 55% एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी पर खर्च किया। वहीं दूसरी तरफ इसी ड्यूरेशन के लिए कांग्रेस का टोटल एक्सपेंडिचर 560 करोड़ रुपीस रहा, जिसमें से पार्टी ने 40% एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी पर खर्च किया। लेकिन 49 में से 39 इलेक्शंस में मिली हार इस बात का सबूत है कि मीडिया आउटरीच के मामले में टीम बीजेपी ने टीम कांग्रेस को पूरी तरह पछाड़ दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की चाय वाला इमेज से लेकर राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के लोगों के बीच मजाक का पात्र बनाने तक टीम बीजेपी टीम कांग्रेस को नॉकआउट करती रही। वहीं टीम बीजेपी के इन सभी सोशल मीडिया हमलों का टीम कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस वजह से लोगों के बीच राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि में भी गिरावट आई। दोस्तों, पिछले कुछ समय में कांग्रेस को अपने इतिहास के सबसे डार्क फेज से गुजरना पड़ रहा है और इसके अनेक कारण रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि देश की ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए कोई उम्मीद बाकी ही ना हो। आज भी कांग्रेस देश के 20% वोट बैंक को अपने पास संभाले बैठी है। हमारे देश में जहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को महज 30 से 35% वोट्स की आवश्यकता होती है, शायद कांग्रेस के लिए अभी भी उतनी देर नहीं हुई है। एक तरफ जहां पार्टी को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, मिसमैनेजमेंट को दूर करने, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ग्राउंड जीरो से काम करने और वीक एरियाज को मजबूत करने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी को रियलिटी को भी तलाशना होगा। आने वाले किसी इलेक्शंस में अगर पार्टी मेजोरिटी के साथ जीत नहीं सकती तो फिर क्या कम से कम रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन बना कांग्रेस बीजेपी के लिए क्लियर कट मेजोरिटी की राह को मुश्किल बना सकती है? ये एक सवाल है जो कांग्रेस को खुद से पूछना चाहिए। शायद इन सभी बातों पर अमल करने के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। दोस्तों, पक्ष और विपक्ष की बहुत सी बातें हो सकती हैं,
पर बड़ा सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से कांग्रेस ने वो कौन सी गलतियां करी जिसकी वजह से आज कांग्रेस का ये हाल है? और क्या अभी भी लगातार इलेक्शंस हारते रहने के बाद भी क्या कोई उम्मीद बची है कांग्रेस के लिए वापसी करने की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एनालाइज द इशू ऑफ नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं